Hello everyone, I hope all of you are doing good. आज as decided 10th November 2023 है and we are going to talk about our orientation session which is the CUET PG Philosophy Examination. मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था जब हमने अनाउंस किया था आज ओरिएंटेशन प्रोग्राम के लिए दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इंट्रोडक्टरी लेक्चर टू आवर एग्जामिनेशन जो हमारा मार्च में CUET फिलोसफी का एग्जाम होगा. ऑल्दो अभी जो डेट है दैट इज़ नॉट आउट बट मोस्ट प्रोबेबली वी आर थिंकिंग कि मार्च के सेकेंड वीक या थर्ड वीक के अंदर CUET एग्जामिनेशंस कंडक्ट करा दिए जाएंगे एंड कंसिडरिंग द subject philosophy most probably it will be conducted in the starting phase of the CUET examination as decided and as seen पहले वाले examinations में कि जब भी CUET एग्जाम स्टार्ट होता है तो फिलोसफी एग्जाम जनरली फर्स्ट फेज के अंदर ही जल्दी से जल्दी कंडक्ट करा दिया जाता है. तो वी आर कंसिडरिंग कि मार्च के सेकेंड थर्ड वीक के अंदर हमारा एग्जामिनेशन होगा और आज 10th नवंबर है तो वी हैव मोर देन 4 months टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन. जो आपका सिलेबस कंप्लीशन होगा इस एग्जामिनेशन का वो लगभग 2.5 से 3 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाएगा. आई विल मेक श्योर कि आपके सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं जो पूरा सिलेबस है विच आई डिस्कस लेटर इन दिस लेक्चर इटसेल्फ वो हम 2.5 से 3 महीने में मोस्ट प्रोबेबली फरवरी स्टार्टिंग तक या मैक्सिमम जनवरी एंड तक हम इसको ख़त्म कर दें. उसके बाद आई विल बी प्रोवाइडिंग यू सम ऑफ द मॉक लेक्चर्स या जो मॉक टेस्ट आपके होंगे वो भी आपको मिलेंगे और मॉक टेस्ट के साथ साथ उनके जो डाउट सेशंस होंगे वो भी यहाँ पे आपके कंडक्ट करा दिए जाएंगे इधर लाइव सेशंस के थ्रू या फिर रिकॉर्डेड सेशंस के थ्रू आपकी क्वेरीज लेके. उसके साथ साथ आई हैड ऑलरेडी गिवन यू माय कॉन्टैक्ट डिटेल्स इन द प्रीवियस लेक्चर, आप वहाँ से देख सकते हैं एंड यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम. किसी भी सिलेबस से लेके कोई भी क्वेरी हो कोई भी डाउट हो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू सॉल्व. तो आज हमारा ओरिएंटेशन लेक्चर है 10th को और हम आज डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले जो भी हमारी कोर्स डिटेल्स हैं. जैसे आपको बताया था कि जो कोर्स हमारा आज से स्टार्ट हो रहा है और उसका जो फी स्ट्रक्चर है कोर्स का जो फी है इट इज़ 3999 फॉर ऑल द स्टूडेंट्स बट सो दैट फॉर द स्टूडेंट्स हु जॉइन अर्ली तो हम उनके लिए डिस्काउंटेड प्राइस दे रहे हैं विच इज़ 2999. दिस इज़ फॉर द फर्स्ट 15 स्टूडेंट्स हु एनरोल इन द कोर्स. तो ऑल्दो हमारे पास लगभग 7 से 8 सीट्स भर चुकी हैं 1-2 दिन के अंदर ही और अगले एक हफ्ते के अंदर मोस्ट प्रोबेबली ये 15 सीट्स भर जाएंगी. तो मेक श्योर दैट यू एनरोल फॉर द डिस्काउंटेड प्राइस एंड आफ्टर दैट यू विल हैव टू एनरोल विथ 3999 दिस कोर्स. तो इस कोर्स के अंदर हम क्या सीखेंगे? सबसे पहले तो हमारा जो टाइम ड्यूरेशन रहेगा दिस इज 10th नवंबर से लेके फर्स्ट वीक ऑफ February तक या एज आई टोल्ड यू इफ the things go well we could also complete it in the last week of January too but most probably we'll keep it 10th February से लेके लगभग 10 फरवरी तक which is about 3 months. तो इन 3 months के अंदर हम सिलेबस कंप्लीट तो कर ही देंगे. आपकी जो भी सारी क्लासेस होंगी वो सारी की सारी क्लासेस एग्जामवर्ट ऐप के थ्रू ही कंडक्ट करी जाएंगी. आपका जो ग्रुप क्रिएट होगा आपकी डाउट सेशंस होंगे क्वेरीज होंगी वो सब एग्जामवर्ट ऐप पे ही होगा. बट अभी कुछ स्टार्टिंग इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स के लिए वी आर कंडक्टिंग इट फॉर ओपन पब्लिक व्यूअरशिप यूट्यूब पे. और इसके साथ साथ एज आई टोल्ड यू इसमें आपके 10 मॉक टेस्ट भी लिए जाएंगे. मॉक टेस्ट के दौरान भी और जब आपकी क्लासेस चल रही होंगी आई विल बी कम्प्लीटली अवेलेबल और आपके कोई भी डाउट सेशंस हैं क्वेरीज हैं दैट आई विल पर्सनली हैंडल. और जैसे मैंने आपको बताया कि जो CUET एग्जामिनेशन है इट इज़ नॉट अ वेरी टफ एंड कॉम्प्लेक्स एग्जामिनेशन. एक डिटेल्ड सिंपल सिलेबस है और आप लगभग 3 महीने की तैयारी के साथ आराम से एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं बिकॉज आई माई सेल्फ डिड इट. तो आई कैन टेल यू कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं ज़्यादा एग्जामिनेशन के लिए. आपको सिलेबस में तो ये सारी चीज़ें इक्वली इंपॉर्टेंट दिखेंगी बट ऐसा नहीं है. आई विल मेक श्योर दैट यू नो कि क्या क्या चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंस की हैं, किस पे ज़्यादा ध्यान देना है, किस पे ज़्यादा टाइम देना है, किसके मॉक्स किसके क्वेश्चंस कहाँ से प्रिपेयर करने हैं. तो ऑल दैट विल बी डन बाय मी. आप बस एक बार कोर्स एनरोल करके क्लासेस लेना स्टार्ट कीजिए एंड देन you will realize that how simple and how easy the examination for philosophy is, right? तो टाइम ड्यूरेशन मैंने आपको बता दिया 3 महीने में मॉक टेस्ट होगा और डाउट सेशन होंगे. और उसके बाद अब हम डायरेक्टली बात करते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में. तो CUET PG एग्जामिनेशन जैसे आपको पता है इट विल हैव 100 क्वेश्चंस.
सारे ही एग्जाम्स के लिए, सारे सब्जेक्ट्स के लिए 100 क्वेश्चंस होंगे, जिस डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी। जो आपका पार्ट ए होगा इट विल कंप्राइज ऑफ 25 क्वेश्चंस, whereas पार्ट बी इज ऑफ 75 क्वेश्चंस। ये पार्ट ए जो आपका है दिस इज कॉमन फॉर ऑल स्टूडेंट्स इरिस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट दैट दे आर गिविंग द एग्जाम इन। तो किसी भी सब्जेक्ट से आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपका पार्ट ए जो है वो सेम होगा। इसके अंदर आपके वही क्वेश्चंस आएंगे जो जनरल किसी भी एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर आपसे पूछे जाते हैं। इसके अंदर आपसे जीके पूछा जाएगा, जनरल स्टडीज, करंट अफेयर्स, ठीक है, एनवायरनमेंट के कुछ क्वेश्चंस, आपके बेसिक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के जो 10th क्लास तक की मैथमेटिक्स होती है, रीजनिंग, यू नो, वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग और इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन, ये सब बेसिक चीज़ें जो हैं ये आपका पार्ट ए में पूछा जाएगा। और पार्ट बी इज द डोमेन नॉलेज। जिस सब्जेक्ट में आप अपना एग्जाम दे रहे हैं, जैसे आप इस बार फिलोसफी के हम इस कोर्स की बात कर रहे हैं, तो ये 75 क्वेश्चन जो हैं वो फिलोसफी के आएंगे और 25 क्वेश्चन जो आपके पूछे जाएंगे वो आपके जनरल अंडरस्टैंडिंग पे, आपके जनरल अवेयरनेस पे पूछे जाएंगे। अब अलग अलग यूनिवर्सिटी का जो मेरिट लिस्ट निकलती है वो अलग अलग निकलती है, बट एग्जामिनेशन उन्होंने कॉमन कर दी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम DU की बात करें, BHU की या HCU की बात करें, तो वो सारे के सारे अपनी मेरिट लिस्ट इन 100 क्वेश्चंस के बेस पे ही निकालते हैं कि आपका दोनों में मिला के जितना स्कोर आता है, और हर क्वेश्चन आपके 4 मार्क्स का है, तो दिस काउंट्स टू 400 मार्क्स। तो 400 में से आपका जितना स्कोर आता है उस पर डिपेंड करता है कि आपके मेरिट लिस्ट DU, HCU, BHU इन सब में कितना बनेगा। वन एक्सेप्शन इज JNU। JNU आपका पार्ट ए के मार्क्स कंसिडर नहीं करता है, ठीक है, पिछले 2 साल से तो नहीं कर रहा है। इनकेस ऐसा कुछ होता है विच वी डू नॉट थिंक विल अकर, मोस्ट प्रोबेबली, मतलब अभी तक जो है वो इन्फॉर्मेशन यही है कि पार्ट बी के ही मार्क्स कंसिडर करेगा JNU, यानी खाली जो आपके डोमेन नॉलेज है, जो हम यहाँ इस कोर्स में फिलोसफी पढ़ेंगे, खाली उसी के नॉलेज के बेस पे आपका JNU में एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू मेरिट लिस्ट निकलेगा और उसी से एडमिशन होगा। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न हो गया, और डेट आपकी मैंने आपको बताया ही मार्च के 2nd वीक के अंदर लगभग आपका एग्जाम हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा सिलेबस के बारे में। तो फिलोसफी का सिलेबस मैंने आपको बताया इज़ वेरी कंसाइज, वेरी प्रिसाइज और बहुत ही ईजी टू अंडरस्टैंड। आप किसी भी बैकग्राउंड से हैं, आप फिलोसफी बैकग्राउंड से हैं, नॉन फिलोसफी बैकग्राउंड से, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, कहीं से भी हैं, यू कैन ईजिली कवर द होल एंटायर सिलेबस इन नॉट मोर देन 3 मंथ्स। अगर आप हर रोज़ 3 से 4 घंटे भी बेसिक पढ़ाई करते हैं और यू हैव इंट्रोडक्टरी नॉलेज ऑफ व्हाट फिलोसफी इज, यू कैन ईजिली गेट थ्रू द एग्जामिनेशन। इट इज़, मतलब उसकी हवा बनाने की या हवा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इट इज़ वेरी मच डूएबल इन दिस टाइम फ्रेम। अगर हम सिलेबस की बात करें फिलोसफी की, तो कुछ ब्रांचेस में उसको हम बेसिकली डिवाइड कर सकते हैं। जो आपका गिवन एग्जामिनेशन है CUET का, वो जिस तरह से डिवाइड करके दिया हुआ है, एपिस्टेमोलॉजी, मेटाफिजिक्स, और उस सेंस में हम उस ट्रेडिशनल सेंस में ना पढ़ते हुए एक ज़्यादा कन्वीनियंट सेंस में पढ़ेंगे, जिसके आपके लिए नोट्स बनाना, उसको प्रिपेयर करना और कंसेप्चुअलाइज करना ज़्यादा आसान रह जाएगा। जो आपका सिलेबस दे रखा है उसमें क्या दे रखा है कि एपिस्टेमोलॉजी दे रखा है और उसके कुछ टॉपिक्स दे रखे हैं, ठीक है, गेट ईयर प्रॉब्लम हो गया, उसके बाद जो भी आपके सोर्सेज ऑफ एरर हो गए, थ्योरीज ऑफ एरर हो गए, इस सेंस में। और उसी चीज़ को आपको इंडियन पर्सपेक्टिव से भी पढ़ना पड़ेगा, उसी चीज़ को आपको वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से भी पढ़ना पड़ेगा। तो सिमिलरली फॉर मेटाफिजिक्स, सिमिलरली फॉर एथिक्स, बट रादर देन डूइंग दिस वे वी वुड स्टडी इट इन द सेंस ऑफ, पहले हम इंडियन फिलोसफी पढ़ेंगे, वेस्टर्न फिलोसफी एंड सिमिलरली। तो ये जो क्या क्या सिलेबस हम पढ़ने वाले हैं, आई विल गिव यू अ ब्रीफ मैप ऑफ हाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द फिलोसफी सिलेबस ओवर द स्पैन ऑफ दीज 3 मंथ्स। तो सबसे पहला और सबसे मेजर इंपॉर्टेंट पोर्शन जो आपका टॉपिक का है वो है इंडियन फिलोसफी, ठीक है। इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इसका एक डिटेल्ड लेक्चर इंट्रोडक्शन टू इंडियन फिलोसफी में ऑलरेडी इस चैनल पे आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। तो एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन फिलोसफी नाम से 1 घंटे का लेक्चर आपको मिल जाएगा, एंड यू हैव अ बेसिक आइडिया ऑफ व्हाट ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस टॉपिक। अभी मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। देन इट इज द वेस्टर्न फिलोसफी, एंड मेक श्योर इसके अंदर हम सब कुछ पढ़ेंगे, एज इन इसके अंदर हम इसकी एपिस्टेमोलॉजी की भी बात करेंगे और मेटाफिजिक्स की भी बात करेंगे सिमिलरली यहाँ पे। देन वी आर गोइंग टू स्टडी द पोर्शन फॉर एथिक्स। एथिक्स के अंदर क्या क्या टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज सोशियो पॉलिटिकल फिलोसफी। इसमें बोथ
इंडियन और वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से, ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे। एंड लास्टली विल टॉक अबाउट लॉजिक। लॉजिक में इंडक्टिव लॉजिक, डिडक्टिव लॉजिक, सिंबॉलिक लॉजिक, जो जो सारी चीजें हैं विल डिस्कस इट इन डिटेल, राइट। तो इंडियन फिलोसफी के आपके सिलेबस की बात करी जाए तो इट स्टार्ट्स समवॉट लाइक दिस। सबसे पहले हम बात करते हैं तो हम कुछ आइडियाज डिस्कस करेंगे वैदिक और उपनिषदिक फिलोसफी का। उसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे रित की। दिस इज बेसिकली द कॉस्मिक मॉरल ऑर्डर, इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। देन विल टॉक अबाउट द आइडियाज रिलेटेड टू आत्मन विच इज द सेल्फ, राइट। विल टॉक अबाउट जगत, Brahman, all these concepts that you are going to discuss in detail in the Indian philosophical schools, उसका एक basic idea आपको यहाँ पे सबसे पहले मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं सारे हमारे 9 schools के बारे में, राइट। इस पे डिटेल लेक्चर में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हमारे ऑर्थोडॉक्स और हेटेरोडॉक्स स्कूल्स, जो आस्तिक और नास्तिक स्कूल्स हैं, उन सबको हम डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और हर स्कूल को लगभग 4 से 5 क्लासेस में अच्छे से डिस्कस करेंगे और उसके क्वेश्चंस भी हम उसके साथ प्रैक्टिस करेंगे। इंडियन फिलोसफी में ये कवर करने के बाद, 9 स्कूल्स कवर करने के बाद हम बात करेंगे वेस्टर्न फिलोसफी की। वेस्टर्न फिलोसफी को हम अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग टाइम फ्रेम्स के हिसाब से पढ़ सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे प्री सोक्रेटिक फिलोसफी। तो प्री सोक्रेटिक फिलोसफी का मतलब हो गया कि सोक्रेटिस या सुकरात से पहले जितने भी ग्रीक में या ग्रीस के अंदर फिलोसफर्स रहे हैं, तो उन सब ग्रीक फिलोसफर्स को ब्रीफली हम डिस्कस करेंगे। उनके क्या क्या ऑन्टोलॉजिकल मेटाफिजिकल प्रिंसिपल्स थे। इस टॉपिक से आपके लगभग 4 से 5 सवाल आ सकते हैं और मोस्ट प्रोबेबली 3 से 4 सवाल तो आएंगे ही आएंगे। इफ इट गोज वेल तो 5 से 6 सवाल भी आ सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम थेलीज की बात करेंगे, पार्मेनाइडिस की बात करेंगे, एनाक्सिमेंडर की बात करेंगे, एनाक्सिमेनीस की बात करेंगे, ठीक है, हेराक्लाइटस की बात करेंगे। इन सबको हम डिटेल में थोड़ा थोड़ा ब्रीफली ईच फिलोसफर को डिस्कस करेंगे। प्री सोक्रेटिक फिलोसफी खत्म करने के बाद हम बात करेंगे क्लासिकल ग्रीक फिलोसफी की। क्लासिकल ग्रीक फिलोसफी के अंदर हम 3 फिलोसफर्स को मेजरली डिस्कस करेंगे। हम बात करेंगे सोक्रेटिस की, प्लेटो एंड देन एरिस्टोटल। इनको हम कंपैरेटिवली थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक से भी आपके लगभग 4 से 5 सवाल आ सकते हैं, ठीक है। प्री सोक्रेटिक और क्लासिकल पीरियड खत्म करने के बाद हम बात करने वाले हैं मिडिएवल एजेस की, जिसको फिलोसफी की भाषा के अंदर डार्क फेज भी कहा जाता है। वो इसको इसलिए कहा जाता है बिकॉज दिस वाज द टाइम जब सारी की सारी फिलोसफी वाज रिड्यूस्ड टू थियोलॉजी। मतलब फिलोसफी का मतलब ही ये हो गया था कि हाउ इट कुड सपोर्ट द क्रिश्चियन थॉट, कि फिलोसफी को किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है रिलीजन को एक्सप्लेन करने के लिए, अपने रिलीजियस आइडियाज को, स्पेशली क्रिश्चियन आइडियाज को रूट करने के लिए, थियोराइज करने के लिए, उनको एक्सप्लेन करने के लिए। तो इसके अंदर यहाँ पे हम अलग अलग सेंट्स की बात करेंगे। सेंट ऑगस्टीन की बात करेंगे, ठीक है, सेंट आंसर्म की बात करेंगे। वील टॉक अबाउट द डिफरेंट प्रूफ्स फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ठीक है। यहाँ पे हम बात करेंगे कि गॉड को प्रूफ करने के लिए, दिस इज बेसिकली फिलोसफी ऑफ रिलीजन का सारा पोर्शन जो आपका है, वो सारा का सारा हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। तो प्रूफ्स फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के अंदर हम जैसे फॉर एग्जांपल टीलियोलॉजिकल प्रूफ देखेंगे, ऑन्टोलॉजिकल प्रूफ देखेंगे, और वो क्या क्या कहना चाह रहे हैं एंड हाउ आर दे कंट्रास्टिंग विद द मॉडर्न फिलोसफीज दैट विल डिस्कस लेटर, वो हम यहाँ पे बात करेंगे। मिडिवल एजेस खत्म करने के बाद हम बात करते हैं
मॉडर्न पीरियड की। देर आर मैनी डिबेट्स गोइंग अराउंड दिस टर्म मॉडर्न, कि क्या मॉडर्न का क्या मतलब होता है, व्हाट डज इट मीन टू बी मॉडर्न, क्या ये टाइम या टेम्पोरल मीनिंग से डिनोट किया जाता है, क्या ये एकेडमिक मीनिंग में इसका कुछ अलग मतलब या अलग इंटरप्रिटेशन आता है। हम बेसिकली यहाँ पे अलग अलग स्कूल्स की बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे रैशनलिस्ट स्कूल की। रैशनलिज्म या फिर रैशनलिस्ट स्कूल की बात करेंगे। यहाँ पे 3 फिलोसोफर्स को हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं, जो है आपके डेकार्ट को फादर ऑफ मॉडर्न फिलोसफी भी कहा, मॉडर्न वेस्टर्न फिलोसफी भी कहा जाता है, बिकॉज ही वॉज वन ऑफ दोज पीपल, ऑल्दो दिस इज अगेन अ डिबेटेबल इशू। कुछ लोग फ्रांस बेकन को फादर ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी कहते हैं, कुछ कहते हैं डेकार्ट वाज द वन हु प्रोपाउंडेड वेस्टर्न फिलोसफी टू इट्स एक्सट्रीम। तो डेकार्ट की बात करेंगे, उनकी कार्टेशियन डुअलिज्म की बात करेंगे, उनके माइंड बॉडी इंटरेक्शन की बात करेंगे। देन कम्स स्पिनोजा। स्पिनोजा के अंदर हम स्पिनोजा के पैंथीज्म की बात करेंगे, उनके पैरेललिज्म की बात करेंगे, किस तरह से वो वर्ल्ड को, माइंड बॉडी प्रॉब्लम को किस तरह से डिस्कस करते हैं, हाउ डज ही एक्सप्लेन इट थ्रू हिज पैंथीज्म, और गॉड के को इंट्रोड्यूस करके किस तरीके से उसको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, और इनके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं वो भी डिस्कस करेंगे हम। इनके रेस्पेक्टिव काउंटर क्रिटिसिजम्स और क्रिटिसिजम्स हम साथ में डिस्कस करेंगे। देन वील टॉक अबाउट लेबनीज, ठीक है, एंड इन लेबनीज वील सी द एपिटमी और द कल्मिनेशन ऑफ रैशनलिस्ट स्कूल, कि वो किस तरीके से कोशिश करते हैं स्पिनोजा और डेकार्ट की जो जो गलतियां थी उनको सही करने की, और ही रीचेस द एक्सट्रीम ऑफ रैशनलिज्म, ठीक है। अब उनकी जो मोनाड की थ्योरी थी उसको हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे, और बाकी हम जो अच्छे से जब भी हम सारे बात करेंगे इनके क्रिटिसिजम्स के साथ और इनके क्वेश्चंस के साथ, हम इस लेक्चर्स को अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। देन वील टॉक अबाउट द एम्पेरिसिस्ट स्कूल। एम्पेरिसिज्म के अंदर भी हम अलग अलग फिलोसोफर्स की बात करेंगे, मेजरली 3। सबसे पहले हम जॉन लॉक को पढ़ेंगे। जॉन लॉक, जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, फादर ऑफ एम्पेरिसिज्म, ये सब कहा जाता है। तो जॉन लॉक को हम पॉलिटिकल साइंस में भी बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, और फादर ऑफ लिबरलिज्म या लिबरल थॉट। और जॉन लॉक को हम फिलोसफी में थोड़ा अलग तरीके से पढ़ेंगे। यहाँ पे हम इनकी रिप्रेजेंटेशनल थ्योरी की बात करेंगे, ठीक है। और एम्पेरिसिज्म का मतलब क्या होता है एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम रैशनलिज्म, जो हमने इससे पहले देखा था, वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। विल टॉक अबाउट जॉन लॉक, और उसके बाद हम बात करेंगे बर्कले की। बर्कले की बात करते हुए हम सबसे पहली बात यहाँ पे सब्जेक्टिव आइडियलिज्म की बात करेंगे। इसको हम रिलेट करेंगे विज्ञानवाद स्कूल के साथ, जब हम बुद्धिज्म इंडियन फिलोसफी के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। एंड हाउ अदर आइडियाज ऑफ बर्कले वर डिफरेंट फ्रॉम लॉक एंड फ्रॉम ह्यूम। तो तीसरे फिलोसोफर जो हम पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे डेविड ह्यूम के बारे में, ठीक है। ये 3 फिलोसोफर्स खत्म करने के बाद, और जो 3 फिलोसोफर्स हमने पहले रैशनलिज्म में खत्म करे थे, इस डिबेट को अपेरेंटली एक फिलोसोफर आते हैं जो रिकंसाइल करते हैं रैशनलिज्म और एम्पेरिसिज्म की पूरी डिबेट को, ठीक है। एंड दिस इज नोन एज द कॉपरनिकल रेवोल्यूशन इन वेस्टर्न फिलोसफी, कि पहली बार किसी ने ये सोचा कि रैशनलिज्म और एम्पेरिसिज्म को साथ में भी देखा जा सकता है, एंड ही प्रोपाउंडेड हिज थ्योरी ऑफ क्रिटिकल मेथड इन फिलोसफी। इनका नाम है इमैनुअल कांट। तो इमैनुअल कांट का सारा जो प्रोजेक्ट था, इट वाज द क्रिटिकल मेथड। क्रिटिकल मेथड का मतलब क्या है कि फिलोसफी का जो एम है, द परस्यूट और द पर्पस ऑफ फिलोसफी इटसेल्फ इज टू नो द लिमिट्स ऑफ रीजन, ठीक है। कि क्या जानने लायक है, ये जानने के लिए हम क्या जान सकते हैं वो जानना जरूरी है। दैट टू नो व्हाट इज वर्थ इज टू नो व्हाट वी कैन नो। जो हम जान सकते हैं, हमारी लिमिट्स की क्या पराकाष्ठा है, हमारी क्या लिमिट, रीजन की जो लिमिट्स हैं उसको डिस्कस करने का मतलब ही क्रिटिकल मेथड होता है। अपने ही फैकल्टीज को क्रिटिक करना, उसको समझना, ठीक है, उसकी बाउंड्रीज देखना, वो ही
क्रिटिकल मेथड कहा जाता है कांट के अंदर, और कांट से ही, जिसको मैंने अभी आपको बताया कि कॉपरनिकन रेवोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है, कि वो सबसे पहली बार रैशनलिज्म और एम्पेरिसिज्म को साथ में देखने की कोशिश करते हैं कि ये कोई डिवाइड नहीं कि आप खाली रीजन से या फिर खाली एक्सपीरियंस से चीज़ों को जान सकते हैं, बट रादर देन इन दोनों को साथ में मिला के चीज़ों को समझा जा सकता है। और इसको हम फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे। कांट के बाद हम बात करने वाले हैं हीगल की। हीगल के अंदर हम बेसिकली एब्सोल्यूट आइडियलिज्म की बात करेंगे। तो किस तरह से हीगल अपना डायलेक्टिकल मेथड की बात करते हैं और कैसे मार्क्स अपने आइडियाज को एस्टैब्लिश करते हैं हीगेलियन थ्योरी के अंदर, वो डिस्कस करेंगे, और कैसे वो अपनी एब्सोल्यूट आइडियलिज्म की थ्योरी को प्रपाउंड करते हैं। हीगल जो था वो बहुत बड़ा नाम था फिलॉसफी के अंदर, और वहां से हमारी जो पोस्ट हीगेलियन फिलॉसफी है, हीगल के बाद की जितनी भी फिलॉसफी है, वो दो अलग अलग ब्रांचेस के अंदर डिवाइड होकर हम पढ़ते हैं अपने कन्वीनियंस के लिए। अगेन, जिस भी तरह का क्लासिफिकेशन हम फिलॉसफी में करते हैं, चाहे वो इंडियन फिलॉसफी हो चाहे वो वेस्टर्न फिलॉसफी हो, उसके अपने खुद के क्रिटिक्स हैं, अपने इंटरनल डिबेट्स और क्रिटिक्स हैं, बट फॉर आवर कन्वीनियंस वी स्टडी इट अकॉर्डिंगली। तो पोस्ट हीगेलियन फिलॉसफी के अंदर जो पोस्ट हीगेलियन रेवोल्यूशन हुआ, हीगल के आने के बाद हर फील्ड के अंदर अलग अलग रिमार्क्स और रेवोल्यूशंस होने शुरू हो गए। जैसे रोमांटिसिज्म स्कूल स्टार्ट हुआ, एग्जिस्टेंशियल स्कूल स्टार्ट हुआ, और बहुत सारे स्कूल्स होते हैं जो हीगल के खिलाफ या एज अ रिएक्शन अगेंस्ट हीगेलियन फिलॉसफी एस्टैब्लिश हुए। फिलॉसफी, एकेडमिक फिलॉसफी के अंदर हम इसको दो धाराओं में, दो ब्रांचेस में बांट के देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्टिनेंटल स्कूल की, और यहां हम बात करते हैं एनालिटिकल स्कूल की। तो एनालिटिकल और कॉन्टिनेंटल स्कूल क्या क्या हैं, ऑल्दो हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम इनकी बात करेंगे, बट हीगल जो थे, जैसे मैंने आपको बताया, एब्सोल्यूट आइडियलिज्म की बात करते हैं। एब्सोल्यूट आइडियलिज्म का मतलब ही ये होता है दैट आइडिया इज द सुप्रीम, राइट, कि एक आइडियल वर्ल्ड के अंदर एक आइडिया जो है, इट इज द एब्सोल्यूट रियलिटी, और एवरीथिंग इज सेकेंडरी और सब्सिडरी टू इट। तो आइडियलिज्म, ऑल्दो इसका जो ऑपोजिट होता है, अगेन दिस इज डिबेटेबल, वो कुछ लोग इसको रियलिज्म कहते हैं, बट रियलिज्म का मतलब होता है the objects that we see around us, the world is real in its inheritance, मतलब असली में जो वर्ल्ड है वो रियल है। ऑल्दो रियलिज्म का जो ऑपोजिट होता है वो एंटी रियलिज्म होता है, और एंटी रियलिज्म में कई सारी फिलोसफीज आती हैं, वन ऑफ देम इज आइडियलिज्म, राइट। बट हम बेसिकली जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए आइडियलिज्म और रियलिज्म को एक दूसरे के ऑपोजिट या एंटोनिम्स ही मान के चलेंगे। तो इस आइडियलिज्म की धारा से क्या हुआ कि सबने जो है रियल वर्ल्ड के ऊपर बात करना छोड़ दिया और सब अपने मेटाफिजिकल स्पेकुलेशन में लग गए, ठीक है। चाहे वो पॉलिटिकल साइंस की बात हो, पॉलिटिकल आइडियलिज्म की बात हो, फिलोसफिकल आइडियलिज्म की बात हो, लिटरेरी आइडियलिज्म की बात हो, तो सबने आसपास की लाइफ को छोड़ना शुरू कर दिया। तो और जितने भी एकेडमिशियंस थे उन्होंने रियलाइज किया कि ये जो आसपास की हमारी पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, उन पे सारा का सारा ध्यान जो है वो इग्नोर कर दिया जा रहा है और सब आइडियाज़ की बात कर रहे हैं। तो उससे बहुत प्रॉब्लम हो रही है जनरल पॉपुलेशन के लिए और एकेडेमिया के लिए भी। तो एक नया रेवोल्यूशन स्टार्ट किया एनालिटिकल फिलोसफी ने, विच टेंडेड टू टॉक एब्सोल्युटली अगेंस्ट हीगल हिमसेल्फ, कि उन्होंने आइडियलिज्म के खिलाफ एक तरह से जंग छेड़ दी। और एनालिटिकल फिलोसफी में, ऑल्दो अगेन देर आर, we study linguistic philosophy, we study the positivist school, you know, we'll talk about different philosophers, जैसे यहाँ पे हम विटगेनस्टीन की बात करेंगे, यहाँ पे हम रसल की बात करेंगे, यहाँ पे हम फ्रेगा की बात करेंगे, और भी अलग अलग जो फिलोसफर्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। इनका बेसिकली काम ये था कि सारे के सारे जो हमने हवाएं बातें कर रखी हैं, जो मेटाफिजिकल स्पेकुलेशंस कर रखे हैं, उनको हटा के, उनको ख़त्म करके हम धरती पे, ज़मीन पे जो आसपास की बातें हैं उनकी बात करें। तो यहाँ पे जब हम लिंग्विस्टिक फिलोसफी की बात करेंगे तो वो कहते हैं कि फिलोसफी का सारा काम जो है वो लैंग्वेज को एक्सप्लेन करना ही है। तो वो हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे एनालिटिकल फिलोसफी के बारे में। जो सारी चीज़ें एनालिटिकल फिलोसफी में नहीं हो रही थी वो कॉन्टिनेंटल फिलोसफी में हो रही थी। कॉन्टिनेंटल फिलोसफी का ऐसा कुछ अपने अंदर मतलब नहीं है, इट इज़ समथिंग विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द एनालिटिकल ट्रेडिशन। तो यहाँ पे हम अलग अलग स्कूल्स देखेंगे। सबसे फेमस स्कूल्स में से यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे एग्जिस्टेंशियल स्कूल की, एग्जिस्टेंशियल, या फिर हम एग्जिस्टेंशियलिज्म कह सकते हैं। एग्जिस्टेंशियलिज्म के अंदर हम यहाँ पे हाइडेगर की बात करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे हाइडेगर के अलावा
पॉन्टी की बात कर सकते हैं। उसके अलावा और भी जितने सारे फिलोसोफर्स हम यहाँ पे बात करेंगे, टी.एच. ग्रीन जो हिगेलियन फिलोसोफर थे, उसके बाद उनको भी हम यहाँ पे पोस्ट हिगेलियन उसके अंदर आइडियाज़ में डिस्कस करेंगे। सार्थ की यहाँ पे हम बात करेंगे, किरकेगार्ड की बात करेंगे, ठीक है। एग्जिस्टेंशियल स्कूल के बाद हम यहाँ पे बात करेंगे फिनोमिनोलॉजी की। फिनोमिनोलॉजी के अंदर हम हुस्सेल की बात करेंगे, किस तरह से फिनोमिनोलॉजिकल स्कूल एस्टैब्लिश हुआ, और आज तक भी हम देखते हैं जो अमेरिकन या फिर यूरोपियन फिलोसफीज़ या फिर यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे फिनोमिनोलॉजी को एक तरीके से ईस्टर्न ट्रेडिशंस के साथ पढ़ने की बहुत ज़्यादा आजकल प्रैक्टिस चल रही है। फॉर एग्जाम्पल वी स्टडी द फिनोमिनोलॉजी ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंसेस, दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, या जिसके अंदर आजकल रिसर्चेस हो रही हैं फिनोमिनोलॉजी में। ये सब डिस्कस करने के बाद हम बात करेंगे कंटेम्प्रेरी फिलोसफी की। कंटेम्प्रेरी फिलोसफी का ये मतलब नहीं है कि हम इस समय की बात करें। कंटेम्प्रेरी फिलोसफी का मतलब पोस्ट मॉडर्निस्ट एक तरह से स्कूल की हम या फिर उसको डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे हम इंडियन सेंस में और वेस्टर्न सेंस में दोनों डिस्कस करेंगे। जब हम इंडियन फिलोसफी की बात करेंगे तो यहाँ पे हम अलग अलग फिलोसफर्स को देख सकते हैं। ये वो टाइम पीरियड है जो बेसिकली आपकी 20th सेंचुरी का टाइम पीरियड है। तो 20th सेंचुरी में जो जो फिलोसफीज़ हुई उनको हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पे वेस्टर्न फिलोसफी में हम स्ट्रॉसन की बात करेंगे, स्ट्रॉसन एंड हिज आइडिया ऑफ पर्सन एंड हिज फिलोसफी ऑफ सेल्फ। हम यहाँ पे W.H. क्वाइन की बात करेंगे, ठीक है। उन्होंने एम्पेरिसिज्म को किस तरह से क्रिटिक किया और उसके जो 2 डॉगमास थे उसको एक्सप्लेन किया। इंडियन सेंस में हम यहाँ पे कुछ पॉलिटिकल फिलोसफर्स को देखेंगे और कुछ मेटाफिजिशियंस को भी देखेंगे। जैसे पॉलिटिकल फिलोसफी की बात करी जाए तो यहाँ पे हम गांधी को पढ़ेंगे सबसे पहले, टैगोर को पढ़ेंगे, औरोबिंदो को पढ़ेंगे, अंबेडकर को पढ़ेंगे, ठीक है। ये सब हमारे कुछ पॉलिटिकल फिलोसफी के अंदर हम बात करेंगे। उसके बाद मिस्टिक स्कूल ऑफ फिलोसफी के अंदर यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं हम यहाँ पे विवेकानंद की बात करेंगे और उसके बाद जे कृष्णमूर्ति को भी डिस्कस करेंगे। इसके साथ मोर और लेस हमारा इंडियन और वेस्टर्न फिलोसफी का जो मेजर चंक है वो कंप्लीट हो जाता है। जो टॉपिक्स हमारे थोड़े थोड़े रहते हैं वो हैं सबसे पहले आपके सोशो पॉलिटिकल फिलोसफी। अब सोशो पॉलिटिकल फिलोसफी जो ऑलरेडी हमने लास्ट स्लाइड में देखा था, जो कंटेम्प्रेरी इंडियन फिलोसफी से बहुत ज़्यादा मैच करता है। सोशो पॉलिटिकल फिलोसफी के अंदर हम बात करने वाले हैं बोथ इंडियन और वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से। वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से हम यहाँ पे जस्टिस की थ्योरी की बात करेंगे। बर्नार्ड विलियम्स को देखें तो हम इक्वालिटी के प्रिंसिपल की बात करेंगे, ठीक है। जस्टिस में हम जॉन रॉल्स को पढ़ेंगे, ठीक है। प्लेटो के पॉलिटिकल आइडियाज़ को या ग्रीक पॉलिटिकल आइडियाज़ को थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। अगेन दिस इज़ नॉट अ पॉलिटिकल साइंस एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे हम ये सब चीज़ें बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे बट बहुत ही ब्रीफली डिस्कस करेंगे। उसके बाद वेस्टर्न कंप्लीट करने के बाद यही आइडियाज़ ऑफ जस्टिस, आइडियाज़ ऑफ इक्वालिटी, आइडियाज़ ऑफ हम स्टेट की बात करेंगे और उसके बाद सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की बात करेंगे, ठीक है। सोशल विल की बात करेंगे और जनरली जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके यूज होंगे बहुत नैरो डाउन अप्रोच के साथ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हम पढ़ेंगे। इंडियन फिलोसफी के अंदर यहाँ पे हम अमर्त्य सेन की बात करेंगे, उनकी थ्योरी ऑफ जस्टिस की बात करेंगे, उनकी थ्योरी ऑफ न्याय की बात करेंगे। सिमिलरली जैसे गांधी, अंबेडकर, टैगोर, उनकी जो पॉलिटिकल आइडियाज़ होंगे उसको भी यहाँ डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ हम चाणक्य की बात करेंगे, ठीक है। उनकी स्टेट की दंड नीति की क्या क्या थ्योरीज या फिलोसफी थी उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारा जो टॉपिक मैंने आपको जैसे बताया वो है एथिक्स का। ऑल्दो मेजरली हम सारा एथिक्स जो है इंडियन और वेस्टर्न फिलोसफी जब पढ़ते हुए मोर और लेस सब कवर कर ही लेंगे, बिकॉज जब हम मेटाफिजिक्स और एपिस्टेमोलॉजी पढ़ेंगे किसी भी स्कूल की तो उसका जो नेसेसरी कोरोलरी होती है वही उसका एथिक्स होता है। मतलब जिसकी किसी भी स्कूल की जो एथिक्स होती है वो उसके मेटाफिजिक्स और एपिस्टेमोलॉजी से ही आती है डायरेक्टली। तो हम मोर और लेस उसको वहाँ पढ़ लेंगे। जो जो टॉपिक्स हमारे बचेंगे वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। जब हम एथिक्स की बात करेंगे तो यहाँ पे हम स्थित प्रज्ञा के कॉन्सेप्ट की बात कर सकते हैं भगवत गीता के अंदर। एथिक्स में जब हम बात करने वाले हैं तो यहाँ पे हम मेटा एथिक्स पढ़ेंगे, नॉर्मेटिव एथिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। मेटा एथिक्स के अंदर क्या कि एथिक्स का मतलब क्या होता है या जो एथिकल स्टेटमेंट्स होते हैं, मॉरल स्टेटमेंट्स होते हैं, उनका नेचर क्या होता है, उनका फंडामेंटल नेचर क्या होता है। तो ये हम एक तरीके से ग्रैंड थ्योरीज की यहाँ बात करेंगे मेटा एथिक्स में, रिलेटिविज्म, प्रिस्क्रिप्टिविज्म, ठीक है, और अलग अलग थ्योरीज के बारे में।
नॉर्मेटिव एथिक्स के अंदर हम बात क्या करेंगे कि एथिक्स का जो कंटेंट होता है या फिर हाउ इज अ गुड एथिकल मॉरल लाइफ टू बी लेड, ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे। नॉर्मेटिव एथिक्स में हम यहाँ पे यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल्स की बात करेंगे, जेएस मिल की बात करेंगे, बेंथम को पढ़ेंगे। देन वी विल टॉक अबाउट द कांशियन एथिक्स, कि कांट की जो डिओन्टोलॉजी है उसने किस तरीके से एथिक्स या एथिक्स के डोमेन को इन्फ्लुएंस किया, वो हम यहाँ बात करेंगे। क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। कांशियन एथिक्स करने के बाद हम बात करेंगे वर्च्यू थ्योरी की, ठीक है, वर्च्यू थ्योरी पढ़ेंगे। सिमिलरली और जो भी नॉर्मेटिव एथिक्स की थ्योरीज होंगी वो हम इसको अकॉर्डिंगली डिस्कस करेंगे, मेकिंग श्योर कि ये सारा टॉपिक्स जो हमने बाद में देखे हैं, एथिक्स हो गया, सोशो पॉलिटिकल हो गया, कंटेम्प्रेरी फिलोसफी हो गई, इनकी वेटेज नॉट मोर देन 30% आपके एग्जामिनेशन में होगी, ठीक है। और जो मेजर आपका चंक है, इसके अलावा एक और टॉपिक जो आपका लॉजिक है। लॉजिक में मैंने आपको बताया इंडक्टिव लॉजिक, डिडक्टिव लॉजिक और सिंबॉलिक लॉजिक। इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी, स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन आपका हो गया, क्वांटिटेटिव लॉजिक हो गया, सिंबॉलिक लॉजिक में किस तरह से इमीडिएट इन्फ्रेंसेस की हम बात करेंगे, वो सब हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अलग अलग कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस की बात करेंगे। ये सारे वर्ड्स आपको या जितना भी मैंने अभी आपको बताया बहुत हैवी लग रहा होगा कि ये सब बहुत ज़्यादा है, बट ऐसा नहीं है। जब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे तो ये बहुत ही ईजी और ल्यूसिड हो जाएगा आपके लिए। तो इसके साथ साथ हमारा जो है ये सिलेबस ब्रॉडली मैंने आपको डिफाइन कर दिया। राइट, इंडियन फिलोसफी, वेस्टर्न एथिक्स, सोशो पॉलिटिकल, लॉजिक और कंटेम्प्रेरी फिलोसफी। इसके साथ ये जो हमारा सारा का सारा कोर्स है, मैंने आपको बताया, ये लगभग 3 महीने के अंदर हम इसको खत्म कर देंगे। मोस्ट प्रोबेबली फरवरी स्टार्टिंग तक इसको खत्म कर देंगे। विल टेक वीकली क्लासेस, वीक में हम लगभग 3 से 4 क्लासेस एटलीस्ट लेंगे, और वो सब एग्जामवुड ऐप के अंदर ही हम उसको पढ़ेंगे। डाउट सेशन आप डायरेक्टली मुझसे ऐप पे या फिर जनरली व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। आई विल बी 24/7 अवेलेबल फॉर योर डाउट सेशंस, फॉर योर क्वेरीज। और इससे रिलेटेड या फिर सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ और आपकी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ऐप पे या फिर मुझे पर्सनली कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।